नमस्कार दोस्तों, सभी को पता है कि आज़ादी हमें आज ही के दिन मिली थी। लेकिन आपको ये बता दें कि आज़ादी हमें कोई गिने चुने एक दो लोगों की वजह से नहीं मिली थी, बल्कि आज़ादी हमें हजारों स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान की वजह से मिली थी। लेकिन इस स्वतंत्रता के बदले में हमने उन्हें क्या दिया? कुछ भी नहीं, बल्कि उल्टे हमारे पुरानी सरकारों ने कुछ गिने चुने स्वतंत्रता सेनानियों को स्वतंत्रता का हीरो बनाया, उनका महिमा मंडन किया, उन्हीं को फेमस किया। बाकी बहुतों को, बहुत अनेक स्वतंत्रता सेनानियों को उन्होंने ना पहचान दिया और ना ही हिस्ट्री की किताबों में जगह तक दी। इन्हीं में से एक थे विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें हम वीर सावरकर के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म 1883 ईस्वी में बॉम्बे के नासिक जिले में हुआ। साल 1901 में नासिक के शिवाजी हाई स्कूल से इन्होंने अपने मैट्रिक की परीक्षा पास की और बचपन से ये बहुत पढ़ाकू स्टूडेंट थे और पढ़ाई में इनका बहुत मन लगता था और साथ साथ में ये कविता भी लिखते थे और कविता लिखने का शौक रखते थे। आपको बता दें कि साल 1902 में मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में इन्होंने बीए में नामांकन दाखिल कराया और फर्ग्यूसन कॉलेज में बार बार ये देशभक्ति के प्रति भाषण दिया करते थे और अपने जितने भी सहपाठी हैं उनको देशभक्ति के प्रति आकर्षित करते थे, उन्हें जागृत करते थे, क्योंकि ये बचपन से ही एक बहुत बड़े सच्चे देशभक्त थे। साल 1904 में इन्होंने बहुत कम आयु में अपने भाई के साथ मिलकर अभिनव भारत नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, जिसके तहत बहुत सारे युवाओं को क्रांतिकारी बनाया जाता था। और फिर आपको बता दें कि साल 1905 में बंगाल विभाजन के बाद इन्होंने पुणे में विदेशी कपड़ों की होली जलाई और विरोध प्रदर्शन शुरुआत किया अंग्रेजों के खिलाफ और स्वदेशी की पहली बार इन्होंने मांग की। इतना ही नहीं, वीर सावरकर ही पहले ऐसे आदमी थे जिन्होंने पूर्ण स्वराज की पहली बार मांग की थी। और आपको बता दें कि इनकी बहुत सारी लेख सोशियोलॉजिस्ट और तलवार नामक पत्रिकाओं में प्रकाशित भी हुए और आगे चलकर बंगाल की युगांतर जैसी पत्रिकाओं में भी इनके लेख छपे थे। फिर साल 1907 में वीर सावरकर लंदन वकालत की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं और वहां पे लंदन में इंडिया हाउस में रुकते हैं। उस वक्त इंडिया हाउस क्रांतिकारियों का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी चलाते थे। वहां रहने के दौरान वीर सावरकर ने 1857 के विद्रोह की 50वीं जयंती मनाई और उसके अवसर पे सबको ये बताया कि 1857 का विद्रोह मात्र एक विद्रोह नहीं था, बल्कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यही ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये बताया था कि नहीं, 1857 का विद्रोह मात्र एक विद्रोह नहीं था, बल्कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। लेकिन अंग्रेज इसे छुपाया करते थे, इसे एक छोटा सिपाही विद्रोह बताते थे। इसलिए क्योंकि अगर भारत के लोगों को अगर ये पता चलता कि ये बहुत बड़ा संग्राम था, तब ऐसी संग्राम और ऐसी विद्रोह बार बार होती और अंग्रेजी हुकूमत कमजोर पड़ जाती, इसीलिए वो लोग इसे छुपा के रखते थे। और फिर आपको बता दें कि वीर सावरकर इसके ऊपर एक किताब भी लिखे जिसका नाम द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 था, जो कि आगे चलकर बहुत क्रांतिकारियों के लिए एक प्रेरणा बना, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह। फिर साल 1909 में वीर सावरकर के दोस्त मदन लाल ढींगरा ने एक अंग्रेजी अफसर विलियम हट कर्जन की हत्या कर देते हैं भारत में और उसके बाद वीर सावरकर उन्हें देशभक्त घोषित करते हैं और आंदोलन को उग्र कर देते हैं, लंदन में भी और भारत में भी। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि नासिक जिले के कलेक्टर विलियम जैक्सन की भी वहां पे गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद अंग्रेजी अफसर और अंग्रेजी सरकार वीर सावरकर को अंग्रेजी अफसर की हत्या में साजिश में शामिल होने और भारत में गोली बारूद और पिस्तौल भेजने की साजिश में उन्हें गिरफ्तार कर लेती है और उन्हें भारत लेकर आती है और उन्हें 2 आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। और फिर साल 1910 में अंग्रेज उन्हें अंडमान एंड निकोबार के सेल्युलर जेल में भेजते हैं और वहां उन्हें काला पानी की सजा देते हैं। इतना ही नहीं, उनके 1 साल पहले ही, मतलब वीर सावरकर के सेल्युलर जेल में जाने से पहले ही उनके एक और भाई को वहां पे काला पानी की सजा मिल चुकी थी 1 साल पहले। वहां के सेल्युलर जेलों में कैदियों को एक छोटा सा कमरा दिया जाता था, जिसमें कि एक छोटा सा छेद होता था और उसमें से थोड़ी सी रोशनी आती थी, जिसके भरोसे वो दिन और रात भर रहते थे। वहां पे कैदियों को आपस में बात करने की मनाही थी और अगर वहां के कैदी आपस में बात करते हुए पकड़े जाते थे तो उन्हें बहुत कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी। इतना ही नहीं, उन्हें बेड़ियों में बांध के रखा जाता था और जिस कमरे में वो रहते थे
उसी कमरे में वो खाते पीते भी थे और शौच जैसी गंदे गंदे क्रिया भी उन्हें उसी रूम में करने होते थे। आप समझ सकते हैं कि कैसी ये यातनाएं उन्हें दी जाती थी। इतना ही नहीं, उन्हें बहुत कम मात्रा में खाना पीना दिया जाता था और नाली का पानी उन्हें पीने को दिया जाता था और गंदे खाने दिए जाते थे, जिसकी वजह से उनकी स्वास्थ्य गिरती थी और वो बेहद कमजोर होते चले जाते थे। और कमजोर होने के बावजूद उनसे बेहद कड़ी मेहनत वाले काम कराए जाते थे, जैसे कि कोल्हू में बैल की जगह पर इन्हें ही बांधकर और कोल्हू चलाया जाता था और नारियल से तेल निकलवाए जाते थे। और उन्हें रोज का टारगेट दिया जाता था कि आपको इतना तेल निकालना है रोज, और अगर टारगेट अचीव नहीं होता था तो उन्हें बहुत बेड़ियों से बांधकर मारा जाता था। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि उनको और बहुत सारे मेहनत का काम कराए जाते थे, जैसे कि पहाड़ को कटवाया जाता था, दलदल को भरवाया जाता था और बहुत सारे अनेक मेहनत के काम कराए जाते थे कमजोर होने के बावजूद भी। मतलब ऐसी यातनाएं थी कि इससे मौत बेहतर थी। अगर मौत मिल जाती तो वो लोग इससे बेहतर उनको महसूस होता, लेकिन वो मौत भी नहीं देते थे। लेकिन इतनी बलिदान, इतनी त्याग के बाद भी हमने वीर सावरकर को क्या दिया? कुछ भी नहीं। ना उन्हें पॉपुलैरिटी मिली, ना ही सरकारों ने उनको हिस्ट्री की किताबों में जगह दी, और सरकार ने उनके बलिदान को मतलब नकारा कर दिया। मतलब आम जनता को उनके बलिदान और उनके त्याग को पहुंचने भी नहीं दिया। और भारत में एक ऐसा समूह है जो कि उन्हें कायर साबित करता है बार बार, और जिसकी वजह से उनकी पूरी जीवन एक विवाद भरी रहती है। तो चलिए समझते हैं कि क्या है ये विवाद उनके जीवन पे। दरअसल बार बार ये बात बोला जाता है कि वीर सावरकर अपने 10 साल के काला पानी सजा के दौरान 6 बार अंग्रेजों के पास मर्सी पिटिशंस यानी क्षमा याचनाएं भेजी थी और बताए थे कि हमें क्षमा कर दीजिए, हम बाहर निकलना चाहते हैं। और इसी वजह से ये लोग उन्हें कायर साबित करते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि अगर वीर सावरकर कायर होते तो वो स्वतंत्रता के संग्राम से जुड़ते ही नहीं, वो अंग्रेजों की गुलामी करते और उनकी नौकरी करते, और अच्छे पढ़े लिखे भी थे तो उन्हें नौकरी भी मिल जाती और अपने परिवार के साथ मौज मस्ती करते। लेकिन वो ऐसा नहीं थे, वो सच्चे राष्ट्रभक्त थे और देशभक्त थे। और इसीलिए वो बहुत कम उम्र में ही अपने भाई के साथ क्रांतिकारी संगठनों को बनाकर बहुत सारे लोगों को क्रांतिकारी बनाया करते थे। और बचपन से ही वो मतलब देशभक्ति के प्रति कविताएं लिखते थे और लोगों को जागृत करते थे। इतना ही नहीं, अगर वो डरपोक होते, कायर होते तो लंदन के इंडिया हाउस में रहकर, आप समझ सकते हैं कि लंदन में रहकर अंग्रेजों के नाक के तले रहकर वहां पे लोगों को क्रांतिकारी बनाना, देशभक्ति के प्रति आकर्षित करना, ये एक छोटी बात नहीं थी। ये कोई कायर नहीं कर सकता है। इतना ही नहीं, लंदन से भारत में क्रांतिकारियों को मदद करते थे, उन्हें राजनीतिक मतलब सहयोग देते थे। लंदन से उनको पिस्टल, ग्रेनेड और बहुत सारे हथियार भेजते थे। तो कोई कायर ऐसा नहीं कर सकता है। अगर वो डरपोक होते तो ये सब काम नहीं करते, क्रांतिकारियों की मदद नहीं करते। लेकिन वो कायर नहीं थे, वो एक सच्चे देशभक्त थे। अब आते हैं माफीनामे पे। तो ये बात सच है कि उन्होंने 6 माफीनामे लिखे थे, लेकिन इसके तहत उनकी एक रणनीति थी कि अगर वो जेल में रहे तो वो भारत माता की आज़ादी के लिए कुछ नहीं कर सकते। और ये बात सच भी है कि अगर आप जेल में रहेंगे तो क्या कर सकते हैं आप। और वो भी ऐसा जेल था कि वहां से कुछ भी मतलब कर पाना मुश्किल था। इसीलिए वो ये रणनीति बनाई थी कि अगर वो जेल से बाहर निकल जाते हैं तो वो भारत माता की आज़ादी में कुछ अपना सहयोग दे सकते हैं और उसके लिए रणनीति बना सकते हैं। मतलब जेल से बेहतर है कि वो बाहर रहकर ही रणनीति बनाए, भले वो माफीनामे के मतलब मदद से ही बाहर निकले, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, बल्कि वो बाहर निकल कर भारत माता की आज़ादी के लिए काम करना चाहते थे। इसकी वजह से वो माफीनामे लिखे थे। और दूसरा बात ये कि अगर कैदियों के पास माफीनामे लिखने का अधिकार था तो वो अपने अधिकार का उपयोग करने में क्या दिक्कत है? इससे कोई कायर नहीं हो जाएगा। और आज जो लोग ये बात बोलते हैं, क्या वो अपने अधिकार का पालन नहीं करते हैं? क्या आज वो माफी नहीं मांगते? क्या वो आज जाके केस नहीं करते हैं कोर्ट में, अपने अधिकारों का उपयोग नहीं करते हैं? वैसे ही उस वक्त कैदियों को माफीनामे लिखने का मतलब अधिकार था और बस वो अपने अधिकार का उपयोग कर रहे थे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी और बहुत बड़ी कायरता नहीं थी। और जो ये परिवार बात बोलता है कि वो मतलब वीर सावरकर एक डरपोक थे, उन्हें ये पता नहीं कि कभी जवाहरलाल नेहरू भी जेल में गए थे, लेकिन उन्हें ऐसी यातनाएं नहीं दी जाती थी। उनके पिताजी के रसूख की वजह से उन्हें फर्स्ट क्लास पलंग और सोफा जैसी मतलब जेल में भेजा जाता था। वहां पे उनको बहुत सारी मतलब सुविधाएं दी जाती थी। अगर उन्हें वीर सावरकर जैसी यातनाएं दी जाती तो वो एक दिन में माफी यातनाएं मांगकर और भाग जाते। वो 10 साल तो रहते ही नहीं, वो आत्महत्या भी कर लेते। लेकिन ये लोग आज वीर सावरकर को के नाम को बदनाम कर रहे हैं और उनके त्याग को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन हमें
उनके प्रति सच्ची देशभक्ति की भावना रखनी चाहिए और उन्हें भारत रत्न देने की मांग करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।